तो जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या है, विरुद्ध आहार के बारे में बात कर रहे हैं। अब विरुद्ध आहार क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। यानी अपन कोटेशन नहीं ले रहे सीक्वेंस में, पहले इसकी डेफिनेशन को अपन पहले पढ़ लेते ताकि पता तो हो अपने को विरुद्ध क्या चीज होती है ना, विरुद्ध आहार क्या होता है। तो देखो, विरुद्ध के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ डेफिनेशन मिलेगी क्या होता है विरुद्ध। तो देखो यहाँ पर अपन शोधन पढ़ते हैं, तो शोधन में क्या पढ़ते हैं कि जैसे ही शोधन मतलब बाहर निकालना दोषों को, राइट। पहले उनको उत्क्लेशित करते हैं, है ना, एग्रीगेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसका थोड़ा बहुत सिमिलर है, विरुद्ध आहार होता है वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। लेकिन क्या कर रहा है वो, यदि कोई भी द्रव आप खा रहे हो, है ना, तो दोषों को उत्क्लेशित तो कर देता है बॉडी में, लेकिन उनको बाहर नहीं निकालता है। वो चीज क्या कहलाती है, विरुद्ध आहार कहलाता है। तो पहले आपको डेफिनेशन पता पड़ गई, तो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है इसका, यद किंचित दोष उत्क्लेशत न हरेत समासत विरुद्ध। तो विरुद्ध की डायरेक्ट डेफिनेशन याद हो जाए ठीक, नहीं तो ये याद रख लेना, यदि कोई द्रव्य शरीर में दोषों को उत्क्लेशित तो कर देता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकालता, वो क्या कहलाता है, विरुद्ध आहार कहलाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब विरुद्ध आहार है उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। अब तो देखो विरुद्ध आहार के बारे में बात बता रहा है, विरुद्ध आहार के बता रहा है। तो विरुद्ध आहार भी विष के समान है। पहले अपन ने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, विष पढ़ लिया था, है ना। तो विष के समान है विरुद्ध आहार, सद्य या गर्विष के समान कालांतर में मृत्यु कारक होता है। या तो सडनली डेट कर देगा, है ना, विरुद्ध आहार भी, या फिर क्या होगा कि गर्विष यानी कि जो एग्रीकल्चर टॉक्सिन था उसके रूप में बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम बाद उसमें डेड हो जाएगी, है ना, या कह सकते हैं अपन पेशेंट क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। अब चरक का सूत्र स्थान का जो 26वां चैप्टर है उसमें कितने 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बता रखे, यानी उसको डिवाइड कर दिया टाइप में कि पहले देश काल अग्नि मात्रा सातम्य के अनुसार, फिर किसके अनुसार बता दिया, वात आदि दोषों के अनुसार, संस्कार के अनुसार, वीर्य कोष्ठ के अनुसार, फिर अवस्था के अनुसार, क्रम के अनुसार, परिहार और उपचार के अनुसार, फिर पाक पाक के अनुसार, फिर संयोग 4 प्रकार के विरुद्ध बता रखे। एक तो संयोग विरुद्ध, हृदय विरुद्ध और संपद विरुद्ध और विधि विरुद्ध। ठीक है, तो ये आपको सेकंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। 18 प्रकार के विरोधी आहार होते हैं। तो कुछ याद रह जाए तो आप आपके एग्जाम में भी लिख सकते हो फर्स्ट ईयर में, अदरवाइज आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं आपके अष्टांग हृदय में वही अपन बात करेंगे। तो देखो इसमें डायरेक्ट एग्जांपल्स बता दिए कि विरुद्ध आहार में अनुपमास के बारे में बता रहा। फर्स्ट क्या एग्जांपल दे रहा, आपको लिखनी पड़ेगी। विरुद्ध आहार के लिए बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, तो पहले तो आपको 10 नंबर में क्या करना, डेफिनेशन लिख देनी। फिर विरुद्ध आहार के लिए थोड़ा बहुत ये बता देना गर्विष और इसके बारे में। यदि आपको चरक का याद आ जाए ये लिख देना, अदरवाइज आप एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर देना कि विरुद्ध अनुपमास में, अनुपमास के बारे में फर्स्ट एग्जांपल देना कि अनुपमास के साथ, है ना, जो उड़द है या कोई भी कह सकते हैं शीर, दूध या अंकुरित अन्न, वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या दे दिया, अनुपमास, यानी कि विरुद्ध, दो चीजें विरुद्ध हो जाती है। एक फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया, अनुपमास है, उसके साथ उड़द या फिर कोई अंकुरित अन्न हो जाए या दूध। ठीक है, इन दोनों को मिक्स नहीं खाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि विशेष रूप से दूध और मछली, क्या बोल रहा है, दूध और मछली, और इसमें भी मछली में कौन सी मछली बता रहा है, चिलमिल मछली। चिलमिल मछली को दूध के साथ कतई नहीं खाना चाहिए, बहुत विरोधी होते हैं, सडनली डेट कर देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ध्यान रखना, चिलमिल मछली और दूध को कभी भी साथ नहीं खाना। तो सेकंड एग्जांपल ये लिख देंगे। तो ये एक बार नोट्स आप बनाना इसके, तो ऐसे क्रम अनुसार लिखना इसके। ठीक है, सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल क्या होगा, दूध के साथ कोई विरुद्ध फल, यानी कोई भी फल दूध के साथ तो खाना ही नहीं चाहिए। दूध एक आराम से यूनिक पियो आप, लेकिन क्या कर रहे हैं लोग बाग, आज दूध में कई चीजें मिक्स करके फिर खाते हैं। तो दूध के साथ सभी अम्ल, एसिड होते हैं ना, वो कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। आपको पता है कि जैसे आप उसमें नींबू डालते हो दूध में तो वो फट जाता है ना, तो इसीलिए आप दूध में कोई भी एसिडिक फ्रूट है वो भी इंक्लूड मत करो। ठीक है, तो दूध के साथ कोई भी अम्ल रस या द्रव्य, है ना, सेवन क्या होता है, इसका सेवन करे तो विरुद्ध होता है। तो थर्ड एग्जाम्पल ये हो गया, या इसके साथ सभी फल क्या होते हैं, विरुद्ध। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, क्रम अनुसार पढ़ रहे अपन। फिर देखो जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना, वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, फिर दूध के साथ साग, कौन सी साग विरुद्ध होती है, तो मूली हो गई, है ना, हरे पत्तेदार सब्जी हो गई, तो इसको दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखना, वैसे भी नहीं खाते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रखा है, दूध के साथ कोई हरी सब्जियां थोड़ी खाता है, मूली थोड़ी खाता है। या कह सकते हैं उसके तुरंत बाद भी नहीं खाना चाहिए, जैसे दूध पिया और आप मूली वाली सब्जी खा, मूली वाले पराठे दबा लिए आपने, है ना, हरी सब्जी यानी कि पालक पराठे खा लिए, ऐसे कुछ भी चीजें नहीं खानी है। तो ध्यान रखना, मूली और साग या हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, उसको दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल, इससे पहले वाला कौन सा होगा, दूध के साथ कोई भी एसिडिक फूड नहीं खाना, या फिर कोई भी है ना, ये चीज नहीं खानी। फिर दूध के साथ चिलमिल मछली भी नहीं खानी। तो ये 3 एग्जाम्पल तो दूध वाले हो गए। अब अगले क्या बोल रहा है, सुअर का मांस, वराह बोलते हैं संस्कृत में सुअर को, तो वराह का मांस, है ना,
और फिर यहाँ पर एक और बात बोल दी, उड़द। उड़द को सूप के साथ, देखो इस सुअर के मांस के साथ, सेह के मांस के साथ नहीं खाना चाहिए। यानी सुअर का मांस और सेह का मांस, सेह सेह एक होता है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, उसके साथ मिक्स करके नहीं खाना। वैसे ये एग्जाम्पल इतना याद तो नहीं रहेगा, लेकिन एक बार मैंने पढ़ा दिया। लेकिन ये वाला याद रखना, उड़द है ना, उसके सूप बनाते हैं अपन, जानते होंगे। तो उसका सूप बनाया तो उसके साथ मूली कतई भी नहीं खानी, ध्यान रखना। मांस के साथ, मांस मतलब उड़द के साथ, उड़द के सूप के साथ आपको मूली नहीं खानी। तो ये वाला हो गया अगला वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, मांस उड़द का सूप गुड़ क्षीर दही, है ना, गुड़ क्षीर दही और घी को फल के साथ नहीं खाना। ये नहीं, ये मिक्स करके नहीं खाने। किसके साथ, उड़द के साथ। तो उड़द के का दो एग्जाम्पल हो गए। उड़द के साथ एक तो मूली नहीं खानी, और दूसरा उसमें कोई भी गुड़ दही, है ना, दूध के पदार्थ ये मिला के नहीं खाने। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल तो दूध इसके हो गए, मांस के। मांस के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, उड़द के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, दो हो गए। और तीन कौन से बता दिए ऊपर, दूध वाले। तो इस क्रम के अनुसार ही आप याद रखना, उनको अलग अलग कर लेना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जिस पात्र में मछली पकाई गई हो, जिसमें सुंडी यानी कि जो नागर होती है ना, सोंठ, वो पकाई गई हो, तो उस पात्र में अन्यत्र किसी ऐसे पात्र में पकाई गई रात भर बासी मकोई को नहीं खाना चाहिए। यानी जिसमें आपने ये मछली पका ली, सुंडी पका ली, उसी उसी बर्तन में आपको मकोई को नहीं खाना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना, थाली में ले लिया पका के, मान लो नागर ले लिया। और नागर और जो मकोई है उनका क्या, बहुत ज्यादा विष की तरह काम करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, है ना, ये याद रह जाए। ठीक, नहीं तो वो, ये तो याद रखना ही है जो ऊपर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो इजी इजी है वही बता रहा हूँ। अब ये अगला क्या बता रहा है, जो कांसा होता है ना, कांसे के बर्तन होते हैं, आपको पता है, ब्रोंज कहते हैं उसको। तो कांसे के पात्र में 10 दिन तक बासी रखे गए घी और उसमें भल्ला तक, ध्यान, मैंने पढ़ाया था भल्ला तक क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है, लेकिन उसकी छाल शीत होती है। तो भल्ला तक गर्म होता है। यदि आपने कांसे के बर्तन में घी और उसमें भल्ला तक मिक्स करके नहीं रखना चाहिए, के साथ उष्ण द्रव्यों के सेवन का त्याग का पता है। यदि आपने ये बता दिया पहले कि कांसे के पात्र में 10 दिन तक आपने घी और भल्ला तक रख रखा, उसमें आपने उष्ण द्रव्य का सेवन से बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि भल्ला तक ऑलरेडी गर्म होता है, और उसके साथ आप और ज्यादा उष्ण द्रव्य खाओगे तो और ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ध्यान रखना, भल्ला तक के साथ क्या, उष्ण द्रव्य का सेवन त्याग है। तो ध्यान रखना, ये वाला कर लेना, इसमें भल्ला तक के साथ कोई भी गर्म पदार्थ। ठीक है, कांसे के बर्तन अर्तन छोड़ देना, ये ध्यान रखना, भल्ला तक के साथ कोई भी उष्ण द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पढ़े अपन दूध की। तो दूध यानी पायस, पायस बोलते हैं दूध का पर्याय। तो पायस के साथ सूरा और खिचड़ी एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आपको पता है कि पेशेंट को अपन खिचड़ी के साथ दूध, खिचड़ी में दूध मिलाकर भी खिलाते हैं, लेकिन वो क्या बता रखा है अपने आचार्यों ने, क्या बताया, विरुद्ध आहार बता रखा। तो ध्यान रखना, खिचड़ी में दूध और ये मिला के, सूरा तो कोई नहीं मिलाता वैसे, लेकिन दूध तो मिलाते ही अपन। तो ये चीज भी क्या मान रखी, विरुद्ध आहार मान रखा। अब क्यों मान रखा ये मेरे को इसके बारे में नहीं पता इतना, लेकिन ध्यान रखना है कि ये याद रह जाती, जो सेंसेबल चीजें नहीं होती ना, जिनका सेंस नहीं होता है एक्चुअली, वो याद रह जाती जा। ध्यान रखना, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कुछ होगा, लेकिन अपन जब आगे ज्यादा ही पढ़ेंगे इसको डीपली तो अपने को मिलेगा 3rd ईयर 4th ईयर में। लेकिन अभी कोई सेंस मेरे को पता नहीं है, यदि पता चलेगा तो मैं बताऊंगा खिचड़ी के साथ दूध क्यों मिला के निकालना। ठीक है, तो ये विरुद्ध आहार हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल तो आप सभी को पता है, मधु और घी, है ना। मधु यानी शहद और घी को बराबर मात्रा में कभी भी मिलाकर मत खा लेना, नहीं तो सडनली डेड हो जाओगे, यदि वो शुद्ध हुए तो। अदरवाइज शुद्ध तो आजकल कोई चीज नहीं है, तो ऐसी सडनली केसेस तो नहीं बनेंगे। लेकिन मधु और घृत को कभी भी समान मात्रा में नहीं खाना चाहिए, उनकी मात्रा में थोड़ा बहुत डिफरेंस रखना चाहिए, ताकि वो विष का काम नहीं करे। ठीक है, तो ये भी विरुद्ध है। तो इसमें चारों जो महाविष महाघृत बता रखे, महास्नेह, है ना, तेलम घृतम वसा, है ना। तो ये चीज बता रखी, तीन चीजें आ गई महास्नेह की। तेल भी स्नेह होता है, घी भी स्नेह होता है, और वसा भी स्नेह होता है, और यहाँ पर मज्जा आ जाता है, वो भी स्नेह होता है। लेकिन अपने को याद कौन से याद रखने, चार याद रखने। मधु शहद हो गया, सर्पी घी हो गया, वसा एक फैट हो गया, है ना, तेल। इन तीन चारों को या तो समान मात्रा में, या दो को समान मात्रा में, या तीन को समान मात्रा में कभी भी मत खाना है। विरोधी होते हैं आपस में, बहुत खतरनाक होते हैं ये, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके यूजी में तो बहुत ज्यादा पूछते हैं। और मधु और घृत में विरुद्धता क्यों होती है, कि वर्षा के, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, रीजन क्या दे रहा, कि वर्षा के जल के अनुपान से, है ना, भिन्न मात्रा में लिया गया मधु घृत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है मधु और घृत, घी है वो, आप जो मात्रा है उसकी इक्वल नहीं रखनी है, क्या रखनी है, थोड़ी बहुत चेंजेस रखनी है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो ये इनका सेवन क्या होते हैं, विरोधी होते हैं आपस में। तो ये चीज बता रखी, तो इसमें इतना कुछ बेसिकली था नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं।
ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देती है और क्या करती है, विष का फॉर्मेशन कर देती है घृत और मधु की इक्वल मात्रा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो बगुले का मांस होता है, ठीक है, बगुला होता है ना, उसका मांस हो गया अब मध्य और आधा पकाया गया अन्न के साथ विरोधी माना गया। यदि बगुले का मांस के साथ भरा यानी सुअर का जो मांस है ना, वो यदि आप खाते हो तो सडनली क्या होते हैं, डेट कर देते हैं बॉडी। तो ध्यान रखना, जो बगुले का मांस और सुअर का मांस है वो कभी भी मिला के नहीं खाना चाहिए, साथ साथ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखना है, बगुले का मांस और कौन सा, सुअर का मांस, ये वाले पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन बात करें कि हारी पक्षी का मांस, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हारी पक्षी का मांस के बारे में क्या बता रहा है। तो हारी पक्षी का मांस है, उसको हरिद्र की शलाका में फंसाकर, जो अपन पकाते हैं ना कुछ भी मांस का टुकड़ा फंसा के ही पकाते हैं, तो वो कह रहा है कि हरिद्रे की शलाका में फंसाकर हरिद्रा की आग पर ही पकाकर सेवन करने से शीघ्र ही जीवित व्यक्ति को मार देता है। तो ध्यान रखना, पहले तो कौन सा पढ़ा था अपन, बगुले का मांस सुअर का मांस डायरेक्ट मार देगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या बता रहा है कि हारी पक्षी का मांस हरिद्रे की शलाका में फंसाकर पकाना या हरिद्रे की आग में ही पकाकर। हरिद्रा जानते हो, हल्दी के बारे में आया है शायद यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज उसके लिए बोल रहा है, डायरेक्ट सडनली डेट कर देता है। ठीक है, तो सद्य मारक होता है। और इसी पक्षी का मांस की जो भस्म होती है ना, या धूल में मिला होने से या मधु शहद के साथ मिलाकर खाने से, अपन कह रहे हैं ना हारी पक्षी का मांस को आप भस्म के साथ हो गया, चाहे आप उसको मधु के साथ ले रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, सडनली डेट कर देता। तो ध्यान रखना, ये पढ़ लिया अपन ने यहाँ पर, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने जो बताए वो अच्छे से याद रखना। और अपन नेक्स्ट बात करें, अब देखो अपन डेफिनेशन की बात कर ही चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आता है, विरुद्ध भोजन के योग्य शरीर। देखो अपन कहते हैं ना, कहीं कहीं को आप पूछोगे कि देखो यहाँ पर क्या है कि ऐसे भी तो लोग हैं जिनको विरुद्ध भोजन कर रहे हैं लेकिन कुछ उनकी बॉडी में कुछ दिख नहीं रहे ऐसे सिम्टम। तो क्यों क्यों नहीं दिख रहे, या तो वो बहुत ज्यादा व्यायाम करता है ना, और स्निग्ध भोजन ज्यादा ही ज्यादा तेली वाली चीजें खाता है, घी वाली खा रहा है ना, या तो फिर उसकी अग्नि बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है, ताकि हर कुछ पचा ले रहा है, या वो शक्तिशाली व्यक्तियों में सेवन, कोई भी शक्तिशाली होगा, ये चीजें कर रहा है, व्यायाम कर रहा है या स्निग्ध भोजन कर रहा है जिससे जठरा अग्नि तीव्र है, तो वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा। तो ऐसे में यदि वो विरुद्ध आहार कर रहा है ना, तो वो पीड़ाकारक नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी को क्या हो गया, सातम्य हो गया, या अल्प मात्रा में सेवन करने से विरुद्ध भोजन पीड़ाकारक नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए नहीं होता। आप लक्षण बता सकते हो क्या, जो मजबूत लोग होते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, उनके लिए विरुद्ध आहार कुछ नहीं होता। ठीक है, या तो उनकी बॉडी को क्या हो गया, सातम्य हो चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचकर्म के बाद क्या चीज की जाती है, तो या कोई भी चीज आप छोड़ रहे हो, है ना, कोई भी चीज आपको लत लग चुकी है किसी भी चीज की, है ना, जैसे किसी को गुटखा खाने की आदत लग चुकी है, किसी को सिगरेट पीने की आदत लग चुकी है, किसी को वाइन पीने की आदत लग चुकी है ना, किसी भी चीज की आदत लग चुकी है, तो आप कैसे उसको छोड़ोगे, एकदम से छोड़ोगे तो आपको पता है विड्रॉल सिम्टम आएंगे। अपन ने 12th में पढ़ा है कि विड्रॉल सिम्टम्स कब आते हैं, जब वाइन वाला यदि किसी ने बियर पी रहा है और एकदम से छोड़ देता है वो, है ना, पियक्कड़, तो उसमें क्या आती है, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये चीज कैसे छोड़नी चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद में एक अच्छा टॉपिक है जिसको बोलते हैं पादांशी क्रम के रूप में छोड़ना चाहिए उस चीज को। अब क्या होता है, आइए उसको पढ़ते हैं। पथ्य अपत्य सेवन, जैसे कोई चीज पथ्य है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हितकर है वो चीज तो कोई चीज नहीं, उस चीज को अपन सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो अपत्य चीज है उसको कैसे त्याग करेंगे, तो उसकी विधि बता रखी। अपत्य से जो अभ्यास से सातम्य हो गया, यानी आप जो चीज है जैसे कि वाइन पी रहे हो ज्यादा ही, है ना, गुटखा खा रहे हो, तो ये चीज क्या हो गया, आपके शरीर को सातम्य हो चुकी है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको चतुर्थांश यानी चतुर्थांश पद के रूप में छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आप कह दिया नहीं कल से नहीं खाऊंगा, नहीं, वो आपके शरीर में विड्रॉल सिम्टम लाएगी और आप छोड़ नहीं पाओगे उसको। इसलिए क्या करना है, 1/4 के रूप में उसको पथ्य चीज को तो ग्रहण करना है और 1/4 के रूप में अपत्य चीज का त्याग करना है। अब देखो ये जो सारणी बनी हुई है ना, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो कोई भी चीज छोड़नी है तो आप हफ्ते भर में छोड़ सकते हो, लेकिन एक क्रम के अनुसार। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। फर्स्ट डे आपने, जैसे संडे हो गया, अब आपने कहा मंडे से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो मंडे से कैसे, फर्स्ट डे है मंडे, तो आपको क्या करना है, जो पथ्य चीज है यानी कि जो आपको पथ्य है, यानी कि ये चीज मेरी बॉडी को क्या कर रही है, हेल्पफुल है ना, हित करी है, तो उसके लिए तो क्या है, 1/4 भाग जो पथ्य है वो एक भाग ले लेंगे। लेकिन जो थर्ड पार्ट है अपत्य का, जैसे अपन कह रहे हैं ना, बियर कोई पी रहा है मान लो, एक 1 ग्लास भर के पीता है वो रोज डेली की, तो उसको यदि छोड़ना है तो जो सोमवार है फर्स्ट डे है, उसमें क्या करना है, उसको जो 3 पार्ट तो बियर का ले लेना है और 1 पार्ट उसमें वाटर इंक्लूड कर लेना है। जैसे 4 पार्ट में इंक्लूड करूं तो 3 पार्ट इतना तो बियर ले लेगा और 1 पार्ट क्या कर लेगा उसमें
वाटर इंक्लूड कर लेगा। इतनी पिएगा तो एक दिन में उसके विड्रॉल सिम्टम भी नहीं आएंगे और बॉडी डायरेक्ट एक्टिव भी नहीं होगी, यार बियर नहीं मिली तो वो कुछ सिम्टम लाए, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि पी तो है उसने। लेकिन फिर दूसरा दिन आया, मंगलवार आ गया, मंगलवार बुधवार को क्या करना है, दूसरे तीसरे दिन क्या करना है, आपको जो बियर पी रहे हो एक गिलास, उसमें क्या करना है कि दो भाग तो क्या करना है, पानी इंक्लूड कर देना, और दो भाग इतनी यानी हाफ हाफ कर देना। हाफ भाग क्या होना चाहिए, आपका पैक होना चाहिए, और हाफ भाग क्या क्या होना चाहिए, उसमें वाटर इंक्लूड कर देना। ठीक है, तो ये चीज बता रही कि दो भाग तो उसमें पत्ते होना चाहिए, दो भाग अपत्य होना। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन ऐसे पीना। अब जो चौथा पांचवा छठा दिन होता है, ठीक है, उसमें कैसे करोगे, तीन भाग है वो पत्ते, यानी तीन भाग इतना तो पानी इंक्लूड कर देना, और एक भाग है वो क्या करना है आपको, थोड़ा बियर का इंक्लूड कर देना, ताकि बॉडी को न्यू भी नहीं लगे। कौन से दिन, चौथे पांचवे छठे दिन। ठीक है, पहले दिन आपने क्या किया, एक भाग पत्ते का लिया, तीन भाग अपत्य के लिए। दूसरे तीसरे दिन क्या किया, दो हाफ हाफ कर दिया। और चौथे पांचवे छठे दिन क्या किया, तीन भाग आपने पत्ते का ले लिया, एक भाग अपत्य का। और जो सातवां दिन है उस दिन में क्या करना है आपको, जो चौथा भाग है वो सारा संपूर्ण पथ्य भाग का लेना है, यानी पूरा पानी पीना है, ताकि आपको न्यू भी नहीं लगे, है ना। बहुत ही कम या बिल्कुल कह सकते हैं नाम मात्र इतनी भाग पत्ती की अपत्य की डालनी है और पत्ती के रूप में उसको पी लेना है, ताकि वो धीरे धीरे आदत भी छूट जाए और विड्रॉल सिम्टम भी नहीं आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि कोई भी चीज कैसे छोड़नी चाहिए, तो इसमें 7 दिन का इंक्लूड होता है। और जब मैंने आपको थर्ड चैप्टर पढ़ा था ऋतुचर्या अध्याय, तो वहां पर एक ऋतु संधि करके एक टॉपिक आया था, तो वो चीज कितने 14 दिन की होती है। इसीलिए जो ऋतु चल रही है उसमें कैसे छोड़ेंगे अपन, जो चीज अपन को छोड़नी है ना, आगे आने वाली ऋतु है उसको फॉलो करना है, तो वो भी ऐसे 7 दिन में छोड़नी चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, और जो आने वाली ऋतु है उसको कैसे ग्रहण करेंगे, उसके जो आहार विहार है वो धीरे धीरे अगले 7 दिन है उसमें ग्रहण करना चाहिए। तो इसीलिए ऋतु संधि बना रखी, और ऋतु संधि में से 7 दिन निकालते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पादांशिक कर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो सहसा पत्य अपत्य ग्रहण और त्याग, इससे क्या होता है भैया, ये क्या क्रिएट करती है, तो देखो एकदम से अपत्य का त्याग करोगे तो पत्य का ग्रहण करना भी रोग का कारण हो सकता है। जैसे आपने डायरेक्ट छोड़ दिया तो आपको पता है विड्रॉल सिम्टम तो आएंगे ही, तो ये डिजीज कोज कर देगा। इसलिए क्या करना है, धीरे धीरे छोड़ना, क्योंकि अपत्य शरीर के लिए सातम्य है। जैसे बियर है ना, वो आपके लिए सातम्य हो चुकी है, आपकी आत्मा को सुटेबल हो चुकी है। अब वो नहीं मिलेगा तो विड्रॉल सिम्टम आएंगी सही। और जो पत्य है वो आपके शरीर के लिए असातम्य है। इसलिए क्या करना चाहिए, आपको क्रम से ही त्याग करना चाहिए, है ना, और क्रम से ही क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ लेता है पादांशिक कर्म के वर्णन करो, तो पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है क्या होता है, फिर एक सारणी बना के बतानी है, फिर तीसरी लाइन क्या बतानी है उसमें कि पत्य अपत्य की त्याग क्या कैसे करना चाहिए, है ना, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा क्रम से ही क्षीण हुए दोष और क्रम से ही बड़े हुए जो दोष है, इनके दोष पुनः रोग नहीं करते। जैसे क्रम से आपने धीरे धीरे उनका शमन किया, है ना, तो वो चीज क्या होती है, वापिस उत्क्लेशी जल्दी नहीं होती। ठीक है, गुणों में स्थिरता हो जाती है। तो ये चीज इसकी इसके बारे में अपने पढ़ा है, ये मतलब इसके महत्व है कह सकते हैं। ठीक है, किसका महत्व है, पादांशिक कर्म के। फिर बात आ रखी है यहाँ अहित आहार का त्याग। जो अहित है आपके हित में नहीं है उसका त्याग कैसे करोगे, तो विद्वान व्यक्तियों ने कहा है कि अहित आहार जो है उसके सेवन से दुष्य यानी जो रस रक्त मांस जो धातु हैं अति समीप रहने के कारण, है ना, वात आदि दोषों से दूषित कर देते हैं। इसलिए इनका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो आपके अहित भोजन कर रहे हो वो क्या है, डायरेक्ट डाइजेस्ट होता है, रस धातु बनती है, तो वो डायरेक्ट किसके मतलब समीप है, तो कह सकते हैं अपने धातुओं के समीप है, और धातुओं के समीप है इसलिए डायरेक्ट उनको ये करेगा, इसलिए दोष उत्क्लेशित करेगा, और दोषों से किसको दूषित कर देगा, दूष्य को दूषित कर देता है। ठीक है, तो ये महत्व है, इस चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, और थर्ड पार्ट और